बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेडियम रोड मजीद एसारी कराची का मैथमेटिक्स का पेपर 2 है। इसके एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इसको ज़रूर एहतियात के साथ देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इन 3 पेपर से अगर आप कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पास पेपर लोग कर लेते हैं अक्सर, और ज़्यादातर चांस ये है कि जो मौजूदा रुझान है वो आप कॉलेजेस के पेपर पे ज़्यादा तवज्जो दें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो हम देखते हैं कि पहली एमसीक्यूज क्या है। वो है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट अबव एक्स एक्सिस इज। जब भी कहेगा जिस एक्सिस के पैरेलल होगी ना लाइन, वो एक्सिस उसमें मौजूद जरूर होगा। जैसे y एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू फला आंसर होगा, और अगर x के परपेंडिकुलर है तो x इज इक्वल टू फला आंसर होगा। कोई एक चीज पक्की कर लीजिएगा कि पैरेलल या परपेंडिकुलर। जब हम कहते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि x के पैरेलल है, और जिसके लाइन पैरेलल होती है ना, वही वेरिएबल उस लाइन की इक्वेशन में मौजूद नहीं होता। जैसे ये वाला सवाल है तो ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो y मौजूद होगा। दूसरे लफ्जों में यही इक्वेशन x के पैरेलल है तो x नहीं होगा। तो x वाले तो दोनों आंसर a और b तो कैंसिल हो गए। अब ये आंसर है y इक्वल टू 5 या y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसने कहा एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट अबव x एक्सिस से 5 यूनिट अबव है तो y इक्वल टू 5 आंसर है, और 5 को अगर लेफ्ट पे ले जाएं तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आंसर है। मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी करा है कि ये कोई वो है एमसीक्यूज नंबर 1 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये इक्वेशन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है। तो जब पहना यहां पर x की वैल्यू क्या है, ये 5 यूनिट है, थोड़ा सा ब्लर हो गया ये। तो y इस पॉइंट पे देखें y की वैल्यू क्या है 5, इस पॉइंट पे देखें y की वैल्यू क्या है 5, इस पॉइंट पे देखें 5, इस पॉइंट पे देखें 5, तो पूरी लाइन जो है इस पर y की वैल्यू क्या है 5, तो y इक्वल टू 5 आंसर। अगर ये कह देता 5 यूनिट बिलो x एक्सिस तो लाइन नीचे से जाती, तो हम कहते हैं y इक्वल टू -5 और -5 को लेफ्ट पे ले आते तो y प्लस 5 इक्वल टू 0 कह देते। इस वक्त आंसर है y इक्वल टू 5 या y माइनस 5 इक्वल टू 0। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। एमसीक्यूज नंबर 2 जो है वो फंक्शन से है, और फंक्शन रिड्यूस हो चुका है तो इस वक्त इसका टाइम नहीं है कि इसको बयान किया जाए। तो मेरे पास है एमसीक्यूज नंबर 3। तो dx ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पूछा है, तो मैंने कहा हाफ ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। कैसे, यहां मैंने सारे फार्मूले मेंशन कर दिए। मैं एक एमसीक्यू से एक नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए जरा यहां देखते हैं एमसीक्यू नंबर 3 को। जब हमने 3 को यहां पर देखा तो ये मैंने इनवर्स के सारे फार्मूले लिख दिए। कैसे, 1 ओवर अंडर रूट ट्राइंगल स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स होगा तो इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ट्राइंगल प्लस सी। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव यहां से इंटीग्रल का साइन हटा दें, इसके बराबर होता है। अगर इंटीग्रल का साइन हटा दें तो इस पूरे का इंटीग्रल इसके बराबर होगा। ट्राइंगल में हमारे पास कांस्टेंट है, बॉक्स में वेरिएबल है, और यही जो साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ट्राइंगल आंसर आ रहा है इसका इंटीग्रल, अगर यहां पर माइनस साइन लगा दूं तो ये कॉस इनवर्स बॉक्स अपॉन ट्राइंगल हो जाएगा। इसी तरीके से 1 ओवर बॉक्स ट्राइंगल, 1 ओवर बॉक्स अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर माइनस ट्राइंगल स्क्वायर हो, बॉक्स में याद रहे वेरिएबल है, और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स हो
तो ये इक्वल होता है, इसका इंटीग्रल इक्वल होता है 1 ओवर ट्राइंगल सेक इनवर्स बॉक्स अपॉन ट्राइंगल प्लस सी। ट्राइंगल में कौन है कांस्टेंट, बॉक्स में कौन है वेरिएबल। वेरिएबल का स्क्वायर है माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, और एक वेरिएबल बाहर है और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स ऊपर है। और यही फार्मूला समझ में आ गई बात, कॉसेक इनवर्स के लिए लग जाएगा। अगर यहां माइनस साइन हो ना तो यही सही है ना, 1 ओवर ट्राइंगल कॉसेक इनवर्स बॉक्स अपॉन ट्राइंगल प्लस सी हो जाएगा। तो एक एक फार्मूला दो दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को अगर माइनस साइन लग जाए तो, ये सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स को अगर यहां माइनस साइन लग जाए तो, और ये टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को अगर यहां माइनस साइन लग जाए। ये क्या है 1 अपॉन ट्राइंगल स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर, या 1 ओवर बॉक्स स्क्वायर प्लस ट्राइंगल स्क्वायर, बीच में साइन प्लस है, पहले वेरिएबल लिखें या कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स है तो ये इक्वल होगा 1 ओवर ट्राइंगल टेन इनवर्स बॉक्स अपॉन ट्राइंगल प्लस सी। अगर जो लोग सीखना चाहते हैं कि अब उन्हें परेशानी हो रही है तो ट्राइंगल में जरा 1 रख के देखें यहां पर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स आपको पता है साइन इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव है, तो यहां ट्राइंगल में भी 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स बॉक्स प्लस सी। तो जब साइन इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव ये पूरा बन रहा है, अगर ट्राइंगल में 1 रख दूं तो इस पूरे का इंटीग्रल क्या होगा साइन इनवर्स। बिल्कुल इसी तरह जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन, एंटी डेरिवेटिव है ना इंटीग्रल। एक्स का डेरिवेटिव क्या है डीएक्स, तो डीएक्स का इंटीग्रल क्या है वापस एक्स। टेन का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रल क्या है टेन एक्स, एंटी डेरिवेटिव। यानी बॉक्स का डेरिवेटिव क्या है डी बॉक्स, तो डी बॉक्स का इंटीग्रल क्या है वापस बॉक्स। यानी एक फंक्शन पर अगर दोनों ऑपरेटर यूज कर दिए जाएं तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। अब आइए इस वक्त ये वाली थी फार्मूला, तो मैंने ये लगाया dx ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल है, तो मैंने 4 को लिया 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये हो गया, तो ट्राइंगल में मेरी 2 आ गया, बॉक्स में x आ गया, ऊपर बॉक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए तो x का डेरिवेटिव dx मौजूद है। पूरी ये वाली सिचुएशन मुझे मिल गई 1 अपॉन ट्राइंगल स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो मैंने अपना स्विच बंद करा और डायरेक्ट अप्लाई करा इक्वल टू 1 ओवर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में कौन है 2, तो 1 ओवर ट्राइंगल 1 ओवर 2, टेन इनवर्स बॉक्स अपॉन ट्राइंगल, बॉक्स अपॉन ट्राइंगल, बॉक्स में कौन है x, ट्राइंगल में 2, तो x अपॉन 2 प्लस सी। सिर्फ साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ट्राइंगल का जो डेरिवेटिव है ना वो ये होता है, इसमें 1 अपॉन ट्राइंगल बाहर नहीं होती, लेकिन सेक में और टेन में 1 अपॉन ट्राइंगल भी बाहर होती है। मैं 30 सेकंड तक ये पिक्चर लगी रहने दूंगा ताकि आप इसको आराम से सुकून से इन फार्मूलों को देखें। आज सही है ना टेन इनवर्स आया है ना, हो सकता है कल साइन इनवर्स आ जाए, हो सकता है सेक इनवर्स आ जाए। इस एमसीक्यूज पे थोड़ा सा टाइम, ठीक है, देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है द सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक 3/2, तो आपको पता है सेंट्रिसिटी 3/2 1.5 1 से बड़ी है तो ये हाइपरबोला है। ग्रेडियंट ऑफ लाइन मेकिंग एंगल π/6 रेडियन विद एक्स एक्सिस, कह रहे एक लाइन का स्लोप बताओ, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप बताओ, जबकि उसका एंगल π/6 है। तो स्लोप का एक फार्मूला है m बराबर है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की जगह पे क्या रख दूंगा π/6, और π/6 कहते हैं 30 को, तो टेंजेंट 30 1/√3, ये आंसर है इसका। ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप बताना, फाइंड द ग्रेडियंट इसका मतलब फाइंड द स्लोप। आइए मैंने ये यहां लिखा है, सारे स्लोप के फार्मूले लिखते हैं मैंने। m इक्वल है स्लोप इक्वल है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल है dy ओवर dx। अगर कोई फंक्शन हो आप उसको डिफरेंशिएट कर दें तो उसका स्लोप निकल आता है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए तो इस तरह निकाल देंगे। अगर आपके पास कोई लाइन दी हुई है तो कैसे निकाल लेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, या उसी लाइन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx आ जाएगा। ये सारे इक्वल है, इसी को टेंजेंट थीटा कहते हैं और इसी को इक्वल टू ग्रेडियंट कहते हैं। तो मैंने स्लोप के सारे फार्मूले लिख दिए, कोई भी अप्लाई करने को आ सकता है। अब आइए इस क्वेश्चन पे अप्लाई करिए, m बराबर है टेंजेंट थीटा की जगह π/6 और टेंजेंट π/6 1/√3,
तो ये आंसर है। आइए, इफ एनी टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे ना तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ बयान करने की कोशिश करी है, जल्दी में नहीं हूं मैं, कोई प्रेशर कोई टेंशन नहीं है, सही है ना, कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, क्वालिटी को नहीं गिरने दे रहा हूं, क्वालिटी ही के स्टूडेंट चाहिए। यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप कैसे निकालता है, ए क्रॉस बी डॉट, ये सी पे बार लगना रह गया है, यानी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट, या आप बी और सी का क्रॉस लें ए के साथ डॉट, या फिर आप ए और सी का क्रॉस लें बी के साथ डॉट, ये आपकी मर्जी है। तीन वेक्टर दे रहा है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसी को वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप कहते हैं। तो किसी भी दो वेक्टरों का क्रॉस लेके तीसरे के साथ डॉट ले लीजिएगा। फॉर पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो रख दिया जाएगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो हो जाएगा, या यहाँ जीरो रख दिया जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इस वजह से मैंने कहा जीरो को टिक कर दिया। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए एंड बी आर नॉन जीरो, ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और कॉस थीटा जीरो कब होता है, 90 डिग्री पर, कॉस 90 जीरो, और 90 को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। तो अगर कह रहे हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसका मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। ये पास पेपर में भी बहुत आई है एमसीक्यूज, कल भी शायद ये लग जाए। और जब हम कहते हैं कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है, इसका मतलब है एंगल 90, राइट एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, एक ही बात है। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ये दोनों रिवर्स करके आई हैं एमसीक्यूज। तो हमने कहा परपेंडिकुलर हैं दोनों वेक्टर, और शायद मैंने इधर निकाल भी दिया, ये लिख भी दिया, सारी ही कंडीशन लिख दी कि अगर ए डॉट बी जीरो आ जाए तो समझ जाएगा थीटा 90 है या 270 है, या इसका मतलब है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया। अगर ए डॉट बी ए बी के बराबर है तो मस्ट है कि थीटा जीरो है या 360 है, ठीक है, और इसको पैरेलल भी कहते हैं। अगर ए डॉट बी माइनस ए बी आ जाए तो थीटा 180 डिग्री है, इसे एंटी पैरेलल भी कहते हैं। अगर वो कहता है दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो मस्ट है कि ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी को टिक कर दे। अगर वो दो वेक्टर कहता है पैरेलल है तो मस्ट है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी को टिक कर दे। अगर कहते हो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो ए डॉट बी जीरो को टिक कर दे, और अगर वो ये दे देता है तो ये वाले एंगल टिक कर दे। इसलिए रुक कर 5 सेकंड सुकून के साथ इसे देखें, यहां से एमसीक्यूज लगेगी। 2 नंबर का मसला है। दूसरी बात, परेशानी में कोई भी काम हमेशा खराब हो जाता है। जो बच्चा आप में से प्रेशर में आ रहा है या परेशान हो रहा है उसके नंबर गए। नींद पूरी करें, सुकून से सोएं, आपने अपना 100% कर दिया है, सही ना, आप रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। मैंने भी खुदा जानता है काफी एफर्ट करी है, काफी कोशिश करी है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी मेरी मसरूफियत ज्यादा रही, क्लासेस ज्यादा होती हैं, काम बहुत ज्यादा है, कुछ कॉलेज की ड्यूटी भी है, तो फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए मैक्सिमम हद तक लगा रहूं। आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट एमसीक्यू है द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 0 4 4 0। ये मैंने अब सॉल्व नहीं करा क्योंकि 2 पेपरों में सॉल्व कर चुका हूं। इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 डिटर्मिनेंट के अंदर। उसको जब आप लगा के सॉल्व करेंगे, तो मैंने तो इसको सॉल्व करा है, तो आंसर जो है वो 8 स्क्वायर यूनिट आएगा। सारे तो जीरो हैं, 4 4 द 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 स्क्वायर यूनिट आएगा। एफ ऑफ एक्स, ये बड़ी अच्छी एमसीक्यूज लगाई है, साइन एक्स, यानी ये साइन का बॉक्स है साइन एक्स,
तो कह रहा है एफ डैश एक्स बताओ, यानी इसका डेरिवेटिव बताओ। तो साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, और जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे होते हैं वो नीचे, तो उसकी बेस पर आंसर बना कॉस एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। आइए देखते हैं कैसे। ये लिखा है एफ ऑफ एक्स साइन इंटू साइन एक्स, तो मैंने लिखा एफ डैश एक्स कॉस इंटू साइन एक्स और डी ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी ये कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव है। कैसे करा है? ये फार्मूला लगाया, साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल किसके? कॉस ऑफ बॉक्स और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। मैंने अब भी ऐसे ही करा। इसके बॉक्स में देखें क्या है? साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस ऑफ बॉक्स। बॉक्स में कौन था यहाँ? साइन एक्स, ये साइन एक्स बिल्कुल इस तरह आ गया ये इस जगह पर। और डेरिवेटिव ऑफ, सही है ना, बॉक्स, तो बॉक्स में कौन है? साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या हुआ? डी लगा दिया, जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे थे वो नीचे आ गया। अब ये ऑपरेटर, सही है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस साइन एक्स पर अप्लाई कर दे, तो ये कॉस ऑफ साइन एक्स से वैसे ही है, और जब इस पे अप्लाई करा तो साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है? एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव डीएक्स, और जिसके रिस्पेक्ट से करते वो नीचे, तो डीएक्स ओवर डीएक्स कट के 1 आ गया। तो कॉस एक्स ये जो था मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, और कॉस साइन एक्स यहां लिख दिया। तो आंसर देखिए जरा, चेक करिए, सुकून से करने वाली थी, तो मैंने ये आंसर कर दिया कॉस एक्स कॉस साइन एक्स। अच्छा, आप कह रहे हैं डिस्टेंस, ये भी पहली दफा आई है अभी। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 - 2 फ्रॉम द लाइन दिस इज, वो 6 यूनिट है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फार्मूला लगा दिया मैंने। आइए जरा देखते हैं कैसे। ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फार्मूला देखते हैं। ये देखिए, ये लाइन है 3x - 4y + 4 = 0, और ये पॉइंट है 6 - 2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और x का जो कोफिशिएंट है वो a है, y का जो कोफिशिएंट है वो b है, वो -4 के बराबर है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो इस इक्वेशन से, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी थी =0, तो उससे मैंने a b c निकाल लिया, और ये पॉइंट था x1 y1। तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फार्मूला है ax1 + by1 + c ओवर √a² + b²। अब a की जगह पे मैंने 3 रखा, x1 की जगह पे ये 6 रखा, b की जगह पे मैंने ये -4 रखा, और y की जगह पर y है ना, y1 की जगह पे मैंने -2 रखा, और c की जगह पर मैंने यहाँ इस c की जगह पे ये 4 रखा, c की वैल्यू 4, और नीचे a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 6 3 = 18, माइनस माइनस प्लस, 4 2 = 8 प्लस 4, ये सब आ गए, और ये 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का मैंने 5 बाहर निकाली, इन सबको ऐड करा 30 डिवाइडेड बाई 5 = 6 यूनिट। अब आपको पता है e⁻10x sec² x dx, तो मैंने कहा इसका आंसर है e⁻10x + c, इसका इंटीग्रल। क्यों? e⁻ बॉक्स है, और अगर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स बराबर में मौजूद हो तो इसका इंटीग्रल होता है e⁻ बॉक्स + c, और इस वक्त बॉक्स में कौन है? e के 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec² x dx। तो इसका कंप्लीट जो e⁻ बॉक्स है उसका कंप्लीट डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, तो आंसर क्या होगा? e⁻ बॉक्स, बॉक्स में कौन था? 10x, तो e⁻10x + c। अच्छा, अगर एक रिवर्स टेक्निक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रल ये है, तो मस्ट एक इसका डेरिवेटिव ये। इसीलिए कभी आपके पास कोई मुश्किल इंटीग्रल आ रहा हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या आंसर है, तो भाई जो ऑप्शन में आपको चारों आंसर दिए ना, सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जिससे है ना, डिफरेंशिएट करने से जिससे आपका सवाल बन जाए ना इंटीग्रेशन वाला, वो आपका आंसर है। जब मुश्किल क्वेश्चन होता है तो इस पे चले जाते हैं, जो चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दिएगा, जिससे आंसर मैच कर जाएगा वो आंसर है।
कुछ डिफरेंशिएट फौरन देखने से समझ में आ जाएंगे कि ये नहीं है, तो आइडिया हो जाएगा। आइए इसको भी मैंने सॉल्व करा है। ये रहा, पहले फार्मूला देखें, ई टू दी पावर बॉक्स और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स बराबर में होगा तो ई टू दी पावर बॉक्स प्लस सी होगा। वो सी लगाना मैं यहां भूल गया हूं, ठीक है, जल्दी की वजह से ये मिस्टेक हो रही है। अब देखिए ई टू दी पावर बॉक्स, बॉक्स में कौन है 10x, ये रहा बॉक्स में 10x। अब बॉक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x dx बराबर में मौजूद है। तो मैं इसे क्या लिख दूं, e की पावर बॉक्स, तो मैंने e की पावर बॉक्स लिख दिया और प्लस c यहां मैंने लगा दिया। नेक्स्ट है, इस तरह की एमसीक्यूज भी अभी तक नहीं आ रही थी। ये जो है 12 बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, द कोनिक इज, मैंने कहा इलिप्स। बी स्क्वायर अगर इक्वल होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के, तो कोनिक क्या कहलाएगी, इलिप्स। कैसे कहलाएगी, आइए देखिए, ऐसे कहलाएगी। इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर को 1 से, ए स्क्वायर को ई स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि सी बराबर होता है ए ई के, तो इस ए ई के बराबर सी, और दोनों का स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। अब ये सी स्क्वायर में इधर ले गया, माइनस का था प्लस हो गया, बी स्क्वायर राइट पे ले आया तो ये माइनस हो गया। और याद रखिएगा कि एलिप्स और हाइपरबोला में क्या फर्क है, एलिप्स का जो ए होता है वो सी से बड़ा होता है, सी फोसाई है और ए क्या है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट है सी, और ए क्या है आपको पता है, मेजर एक्सिस है एलिप्स का। अगर मेजर एक्सिस सी से बड़ा हो तो एलिप्स, और अगर मेजर एक्सिस सी से छोटा हो तो हाइपरबोला। अब जरा इसको देखिए कि यहां ए स्क्वायर में से कोई चीज निकाल रहे हैं आप तो सी स्क्वायर के बराबर हो रही है, इसका मतलब है ए सी से बड़ा है। ए में से कुछ निकाला है तो सी के बराबर हुआ है, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर निकाला है तो सी स्क्वायर के बराबर, तो ए सी से बड़ा है, इसलिए मैंने कहा एलिप्स। अगर ये मैं बीच की साइन प्लस कर देता तो क्या होता है, इसका मतलब है ए स्क्वायर में कुछ ऐड कर रहा हूं तो सी स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो सी ए से बड़ा हो जाता है, तो हाइपरबोला। देखते रहे, सही है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। फिर हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर है 13, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर हाइपरबोला। मैंने कहा 2b स्क्वायर अपॉन ए, हाइपरबोला और इलिप्स दोनों की लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है, और पैराबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है जो शुरू में। अगर ये पैराबोला कर देता तो आंसर 4a, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की ये, सही है, मैंने यहां सारी लिख भी दी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के फार्मूले लिख दिए, फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला ये 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, और लेटस रेक्टम की ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए मॉड में लेते हैं, और फॉर पैराबोला की 4a। एमसीक्यूज नंबर 14 में ln x क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव चाहिए, तो आपको पता है ln बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर बॉक्स, तो ये 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 सारा बॉक्स में चला जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, तो ऊपर आएगा 3x स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स क्यूब प्लस 1, तो वो मुझे ये आंसर मिल गया 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, तो मैंने इसे टिक कर दिया। मैं फिर बता दूं, अगर फार्मूले याद नहीं तो आप फंस जाएंगे, फार्मूले याद होने चाहिए। तो ये क्या है, ln x क्यूब प्लस 1, तो जरा ln का फार्मूला देख लें। ln ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, 1 अपॉन बॉक्स और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, और जिसके रिस्पेक्ट से कर रहा हूं वो नीचे, तो अप्लाई करिए। ये पूरा बॉक्स है एक्स क्यूब प्लस 1 ln का, तो मैंने कहा 1 ओवर बॉक्स, ये लिखा हुआ 1 ओवर बॉक्स, बॉक्स में एक्स क्यूब प्लस 1 था, एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स तो पूरे एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव इसके साथ डी लग गया, और जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे थे वो नीचे। फिर ये आपका
कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल क्या है, इस पर अप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² और dx ओवर dx कट के 1 और प्लस 1 का 0, तो ये 3x² हो गया और नीचे x³ प्लस 1 था, तो ये आंसर लगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। 15 फॉर कोसेंट्रिक सर्किल। कोसेंट्रिक नाम से ये जिनके ऐसे सर्किल जिनके सेंटर सेम हो, तो सेंटर ऑफ द सर्किल मस्ट बी सेम। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, एक तो शॉर्ट ट्रैक है बहुत, वो मैंने वहां नहीं लिखी है, जरा देखिए। जब आप पैराबोला का वर्टेक्स निकाले ना तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक दफा और एक दफा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो राइट का पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब आपने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये 2 भी खत्म हो गया, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो प्लस 2 उधर फेंका तो -2, तो x क्या आ गया -2। तो मैंने कहा -2 में एक ऑप्शन ये, एक ये और एक ये, तीन ऑप्शन -2 के। तो अब मैं ये तो गया 3 2 वाला, तो सही है ना। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दें तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो गया, ये पूरा 0। 4 0 के नीचे चला गया तो 0/4 0 हो गया, तो y -2 इक्वल टू 0 है, तो -2 लेफ्ट पे ले गए तो +2 हो गया, तो y की वैल्यू 2 आ गई, सही है। तो -2 के साथ 2 आनी चाहिए, तो -2 के साथ 2 यही थी, तो ये मैंने टिक कर। ये बहुत आसान टेक्निक है, बहुत आसानी से एक का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अच्छा चलें एक और बताएं, स्क्वायर भी मत देखा करें। आपने कहा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, तो ये पूरा पार्ट 0 और स्क्वायर भुला दे, तो +2 उधर फेंक दिया -2। सारे ऑर्डर पेयर चेक करें, अगर एक ही में -2 था डायरेक्ट टिक कर देते, लेकिन यहाँ 3 में -2 था, तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मुझे y डिफरेंशिएट करना पड़ा। जब विद रिस्पेक्ट टू y करा तो ये लेफ्ट वाला पार्ट 0 हो गया और 4 भी नीचे जाके 0 हो गया, तो y -2 0, y इक्वल टू 2 फौरन निकाला। कुछ बच्चे मेरी टेक्निक को समझ रहे होंगे, जिनको समझ में आ जाएगी वो दुआएं देंगे। फिर मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है रिवायती तरीके से। आपको पता है सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या, x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल है 4a y माइनस के, और h केस का सेंटर है, और इस दफा इक्वेशन उसने ये दी थी तो मैंने इक्वेट कर लिया, ये माइनस साइन है ये प्लस है, तो मस्ट है कि h -2 होगा। अगर साइन सेम होती ना, माइनस ये और माइनस ये, तो h जो है खाली इस वैल्यू के बराबर आता। अब साइन अपोजिट है तो h है -2, और y से y कंपेयर हो गया और माइनस से माइनस कंपेयर, k2 है, तो k2 है और h है -2, तो -2 और 2 इसका सेंटर है। किसी पैराबोला के वर्टेक्स, एलिप्स, सर्किल और हाइपरबोला का सेंटर, सही है, सिर्फ डिफरेंशिएट कर आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। द नेसेसरी कंडीशन फॉर f ऑफ x टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू, ये मैंने बार बार बताई है, समझ में आई एक्सट्रीम वैल्यू की। तो इसमें कंफ्यूज कर गया ये f डैश a इक्वल टू 0 और f डैश x इक्वल टू 0, तो याद रखिएगा f डैश x इक्वल टू 0 है। 3 वीडियो में मेरे ये आ चुका है, मैं बता चुका हूं, और ये कल लगेगा जरूर, या तो मैक्सिमा या मिनिमा या एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में याद रखिएगा f डैश x इक्वल टू 0, कल हैरान रह जाएंगे पेपर में होगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 -5 एंड डायमीटर 4 यूनिट इज। अब एक सर्किल का सेंटर 0 -5 है, तो x कोऑर्डिनेट सर्किल का 0 है, तो इसका मतलब है सर्किल का सेंटर y एक्सिस पर है, और जब सर्किल का सेंटर y एक्सिस पे तो x वाली टर्म नहीं होगी, x की वैल्यू 0 है ना, सर्किल के सेंटर में सेंटर जो है उसका x कोऑर्डिनेट 0, तो इसका मतलब है x वाली टर्म नहीं होगी। तो अब x वाली टर्म किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सही है ना, पहले वाले में। ये तो बेकार हो गया, इसमें x आएगा, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो x आ जाएगा, और जब x प्लस 5 का होल स्क्वायर खोलोगे इसमें भी x, तो तीसरा और चौथा आंसर तो बेकार है, पहला है या दूसरा है, क्योंकि दोनों में x वाली टर्म नहीं है। अब उसने कहा है उसका डायमीटर 4 यूनिट है, अब डायमीटर 4 यूनिट है तो रेडियस 2 है,
और राइट पे r का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, जबकि रेडियस 4 आना चाहिए था, तो मैंने इसलिए इसको टिक कर दिया। मैंने इसको यहाँ पर बताया जरूर होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ये रही, और सेंटर 0 -5 है, तो भाई इस h की जगह 0 रखो, तो ये x - 0 x स्क्वायर हो गया, और k की जगह -5 रखो, तो माइनस माइनस प्लस 5, तो y + 5 का स्क्वायर हो गया, और r का स्क्वायर, तो डायमीटर 4 था, तो r उसका आधा था 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो मैंने 2 का स्क्वायर ही लिख दिया, राइट पे 4 है। इस तरह भी ये इक्वेशन मैंने पकड़ ली। अब आइए, ये मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन मैंने इसको नए कॉन्सेप्ट से करा है। अगर मेरा कोई ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट तक मुझे दुआएं देगा, सही है। अब आप जो लिमिट दे रहे हैं ना 1, वो इसमें पुट कर दें वेरिएबल की जगह। तो x की जगह आपने 1 रखा, तो 1 की पावर n क्या है, 1 ही है। 1 - 1 0 हो गया, नीचे भी x की जगह 1 रखा, तो 1 - 1 0 हो गया, तो ये 0/0 फॉर्म हो गई, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो डेल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। डेल हॉस्पिटल रूल ये कहता है ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव नीचे। और मेरी एक इंफॉर्मेशन सुन लें, पूरी एक्सरसाइज 1.6 डेल हॉस्पिटल से हो जाती है, पूरी एक्सरसाइज 1.6। हमारे बच्चे तो जानते हैं इस बात को, चैलेंज करा है लोगों ने, हमने करके दिखाया है, सही है ना। और डेल हॉस्पिटल सबसे कामयाब है एमसीक्यूज बताने के लिए। तो मैंने ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर लिया, नीचे का नीचे, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x की पावर n - 1 और -1 का 0, और इस x का 1 हो जाएगा, -1 का 0, तो नीचे तो 1 - 0 1 ही रह गया, ऊपर आ गया n x की पावर n - 1, और जब x की जगह मैंने लिमिट लगाई 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो बराबर का n बाकी था, तो मैंने आंसर का n है। हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, तो यहां देखते और ये पता होना चाहिए कि डेल हॉस्पिटल रूल लगाते कब है। भाई ये क्वेश्चन था, मैंने इस x की जगह 1 रख दिया, ये रख दिया। अब 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, और 1 - 1 कट गया 0, और नीचे भी इस x की जगह 1 रखा, तो 1 - 1 कट गया 0। अगर 0/0 फॉर्म बन जाए लिमिट के पुट करने पर, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन जाए, तो डेल हॉस्पिटल रूल लगा देते। तो मैंने कहा अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल, एस से लिखेंगे, ओ से पढ़ेंगे। तो डेल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव नीचे। u/v नहीं लगाएंगे, बस ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का नीचे। सुकून से देखिएगा, सब कुछ पूरी 1.6 का आंसर हो जाएगा। लिमिट के 2 पार्ट जरूर आएंगे, एक शायद फार्मूला, एक उसको करने को, 2 के 3 हो सकते हैं एमसीक्यूज लिमिट के, एक नहीं होगा। 6 नंबर में भी जा सकती है सिर्फ एमसीक्यूज के अंदर लिमिट। तो ऊपर का डेरिवेटिव सही ना मैंने लिया, तो n x की पावर n - 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 - 0 1, ये सब खत्म, n x की पावर n - 1 ये लिख दिया। अब अप्लाइंग लिमिट करो, तो x की जगह 1 था, यहाँ 1 रखा, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो n बराबर में था, तो n आंसर आ गया। रुक के देखें, हटा नहीं रहा मैं वीडियो यहां से। चलिए अब आ जाएं 20 की तरफ। इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस, देन दीज लाइंस आर, कह रहे हैं 2 लाइनें ये दी हुई हैं, मैंने कहा पैरेलल है। कहने लगे क्यों, मैंने कहा दोनों का स्लोप बराबर है। कहने लगे कैसे, मैंने कहा इसका स्लोप है -3/4 और इसका स्लोप भी है -3/4। अगर 2 लाइनों के स्लोप इक्वल होंगे तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो उसने कहा परपेंडिकुलर, पैरेलल, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो मैंने कहा पैरेलल। एक और बात मेरी गौर से सुन ले, अगर ये कांस्टेंट जो है ना -5 है, ये +81 है, अगर ये कांस्टेंट भी सेम हो जाते हैं ना, तो लाइंस आर कॉन्साइड। अभी दोनों लाइनें पैरेलल हैं लेकिन अलग अलग है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट वाली वैल्यू भी स्लोप की वजह से पैरेलल, तो दोनों का स्लोप इक्वल है। अगर ये कांस्टेंट वाली टर्म दोनों की सेम हो जाती, फर्ज क्या ये जो है 81, ये भी -5 हो जाता, तो लाइंस आर कॉन्साइड हो जाती, एक ही लाइन हो जाती।
ठीक है, या एक लाइन जो है दूसरे का मल्टीपल होती है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तब भी पैरेलल होती है। तो समझ आ गई होगी बात। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वही होता है भाई जो साइन इनवर्स एक्स का होता है, बस बाहर माइनस लगा देते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। अगर इसके साथ बाहर माइनस लग जाए तो कॉस इनवर्स है, और यहां लगी हुई थी माइनस तो मैंने लगा दिया। ये पहले भी कॉन्सेप्ट आया है, a⁴ dy का इंटीग्रल क्या होगा। तो मैंने कहा इसका आंसर है 1/2 a⁴ ln a + c। कहने लगे कैसे, मैंने कहा भाई ये कांस्टेंट है और ये उसकी पावर वेरिएबल है, तो a की पावर बॉक्स है, बॉक्स का डेरिवेटिव बराबर में होना चाहिए। तो अब a की पावर 2y है, 2y का डेरिवेटिव तो 2dy होता है, आपने खाली dy दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड, तो एक 2 तो यहां रह गया, एक 1/2 करके बाहर आ गया, वो ये दिख रहा है 1/2। और जब ये a⁴ बॉक्स हो गया और बॉक्स का डेरिवेटिव बराबर में था, तो इसका इंटीग्रल होता है a⁴ बॉक्स ओवर ln ट्राइंगल, और ट्राइंगल में कौन है, कांस्टेंट a, तो ln a ये आ गया + c। जो मैंने हर उसमें करा है ये दोबारा रुक के देखे, यहां पर मैंने सॉल्व करा है। ट्राइंगल में हमारे और आपके दरमियान तय है, कांस्टेंट है, बॉक्स में वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, और वो जो पावर है ना बॉक्स, उसका पूरा डेरिवेटिव बराबर में होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, जो ये सवाल है ना आपका ट्राइंगल की पावर बॉक्स, वो वैसे ही है, और खाली इस ट्राइंगल के साथ ln नीचे लगा देंगे + c। अब यहां ये सवाल की तरफ, a की पावर क्या है, 2y, ये बॉक्स में 2y है, तो 2y का डेरिवेटिव 2dy होता है, मेरे पास 2 नहीं था, तो ये मैंने 2 अपने पास से लगाया, और इसे कंपनसेट करने के लिए बाहर 1/2 लगाया। अब ये a की पावर क्या है, बॉक्स, और ये बॉक्स का डेरिवेटिव है, तो मैंने एकदम स्विच बंद करा और डायरेक्ट लिखा a की पावर 2y और ln a नीचे लिख दिया + c, ये आंसर था। नेक्स्ट 23 बड़ी जबरदस्त एमसीक्यूज, सारे पेपरों में सबसे बेस्ट है, मुश्किल है लोगों के लिए, अगर आ गई ना तो मुश्किल है, बहुत जबरदस्त एमसीक्यूज। द फंक्शन f, कैपिटल F है ये, f of x is said to be the antiderivative of the function fx, यानी ये फंक्शन fx है, उसका एंटी डेरिवेटिव ये है। दूसरे सिंप्लीफाई फॉर्म में बता दूं, ये फंक्शन है fx और इसका इंटीग्रल है ये, तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, इसके साथ डैश लगा तो बराबर fx के होना चाहिए, तो मैंने कहा f'(x) = fx, ये आंसर। शायद कुछ लोगों को समझ में आ गई हो, वरना मैं दोबारा कहूंगा, tan का डेरिवेटिव sec² x dx, tan x का डेरिवेटिव, तो sec² x dx का इंटीग्रल वापस tan x, sin x का डेरिवेटिव cos x dx, तो cos x dx का इंटीग्रल sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx, माइनस sin x dx का इंटीग्रल वापस प्लस cos x, और इसीलिए प्लस sin x dx का इंटीग्रल माइनस cos x, तो यही चीज है, ये fx इसका इंटीग्रल है, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, वापस आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, ये इसके इक्वल है। द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच हैज सेंटर ऑन y एक्सिस, अब एक सर्किल का सेंटर y एक्सिस पर है, सही है, तो इसमें x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसमें x वाली थी, इसमें x वाली थी, इसमें x वाली थी, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। द रेडियस ऑफ द सर्किल, एक सर्किल है, इसका रेडियस बताना है, तो आपको पता है रेडियस का फार्मूला होता है √ के अंदर g² + f² - c, तो यहां से g निकल आएगा, 2g बराबर है -10 के और g बराबर है -5 के, सही है, और g का स्क्वायर डायरेक्ट कर लें तो 25 है, तो ये 25 आ गया, जबानी कर रहे, 2f बराबर है 6 के, तो f बराबर है 3 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया,
तो 25 ये और 9 ये 34 हो गया, और C 18 है, माइनस C है फार्मूले में, तो 34 में से 18 निकाल दूं तो 16 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 4, या आंसर 4 है। फार्मूला याद होना चाहिए, देखिए मैंने करके दिखाया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y इक्वल प्लस 18, और ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल 2g माइनस 10 के बराबर, तो g माइनस 5 आ गया, 2f 6 के बराबर तो f माइनस 3 आ गया, और c 18 के बराबर, और मैंने फार्मूला लिखा ये रहा, r बराबर है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, तो g की जगह मैंने माइनस 5 रखा उसका स्क्वायर, f की जगह 3 रखा उसका स्क्वायर माइनस, और c की जगह 18 रखा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 34 में से 18 निकाला 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। दुआओं में याद रखिएगा, अगर मैं आप लोगों के किसी काम आ चुका हूं, आ सका हूं तो, और जितना भी मौका है इसको सुकून के साथ देखिएगा, वरना जल्दबाजी में देखने का कोई फायदा नहीं है, पैनिक नहीं फैलना चाहिए। सही है, इंशाल्लाह सही ना, आप पूरी 25 की 25 MCQ सही करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। कामयाबी की उम्मीद को नाकामी के खौफ से बुलंद रखिएगा, मुस्कुराते हुए और हंसते हुए चेहरे के साथ जाइएगा, मैथ समझ के जाइएगा। सही है, मेंटली स्ट्रांग रहिएगा, आखिरी दम तक हार नहीं मानिएगा, मायूसी में मत जाइएगा। फेलियर गुनाह नहीं है, मायूसी गुनाह है। पैनिक नहीं फैलने दीजिएगा, पैनिक में सारी चीजें खराब हो जाएंगी। मुस्कुराते रहिएगा, बड़े लोगों का काम है मुस्कुराना, और मुश्किल हालात में मुस्कुराना बड़ी अहलियत का सबब है, बड़ी शख्सियत बन के उभरता है इंसान। शुक्रिया बहुत बहुत, दुआओं में जरूर याद रखिएगा।